Welcome to Shikshaism. Today we'll start a new series called Competitive Shorts. मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट जेडब्ल्यू जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करती हो या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है उसके लिए कुछ यूजफुल टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. आज जो टॉपिक का डिस्कशन हम लेने वाला है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ऑर्गेनिक कंपाउंड जीओसी या ऑर्गेनिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्प्लेस होते हैं टू प्रोड्यूस द पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग. वी नो दैट जब दो कंबाइनिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा सो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस द पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग. आज हम पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए डिफरेंट जो इफेक्ट्स है वो डिस्कस करने वाले विच इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, नेमली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. एंड आज का जो टॉपिक है वो सोलली डिपेंडेंट रहेगा फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. हम आज इंडक्टिव इफेक्ट और उसके डिफरेंट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं. As the name suggests, induct means the effect produced without the direct contact. हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे. बट इनिशियली विल टेक व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने के लिए सपोज करो कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है, कार्बन चेन वी हैव, और ये कार्बन चेन के अंदर जो दो कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है. यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन टू कार्बन एटम्स. लेकिन अगर ये चेन के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट एसोसिएट करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है इन द सेंस ज्यादा या कम. से फॉर एग्जांपल क्लोरीन, सपोज वी आर हैविंग क्लोरीन एट द एंड ऑफ द चेन सपोज. तो क्लोरीन ये कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है which creates a difference in electronegativity of this carbon and chlorine, right? Chlorine is more electronegative than carbon. So bonding electron pair जो है it is more shifted towards chlorine. Actually कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है by sharing of one इलेक्ट्रॉन ईच. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट पोजीशन के बजाय क्लोरीन की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे. And this displacement of electron is called polar covalent bonding. Polar covalent bonding के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो more attracted रहता है towards the more electronegative element. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है. जैसे मैंने कहा था कि induce means produce या इफेक्ट विदाउट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. क्लोरीन जो है वो ये कार्बन के कॉन्टैक्ट में तो है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स क्लोरीन. लेकिन ये इफेक्ट ये कार्बन तक लिमिटेड रहती नहीं है. कार्बन के बाजू में जो सेकेंड कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन. हियर आल्सो द इफेक्ट इज एप्लीकेबल. यहां पर कहने का मतलब यह है कि क्लोरीन जो है वो भले ही ये कार्बन के साथ कांटेक्ट में है लेकिन ये इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है. दैट मींस इट इज नॉट लिमिटेड अप टू द वन कार्बन, इट इज देयर फॉर द सेकंड आल्सो फॉर द थर्ड, बट इन अ डिक्रीजिंग मैनर. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द क्लोरीन हो रहा है. यहां पर ये कार्बन में भी टुवर्ड्स द क्लोरीन, ये दो कार्बन के बीच में भी टुवर्ड्स द क्लोरीन, एंड फोर्थ कार्बन ऑनवर्ड्स ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ये एक परमानेंट इफेक्ट है. दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली डिस्प्लेस होते हैं इन दिस रिएक्शन और इन दिस इफेक्ट. सो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का. ये इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई. इंडक्टिव इफेक्ट इज डिनोटेड बाय आई और उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड विद द कार्बन चेन. कार्बन के चेन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप एसोसिएट किया है उसके बेसिस पर हम दो टाइप के इफेक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अब ये दो फंक्शनल ग्रुप जो मैं बता रहा हूं वो कौन कौन सी बात कर रहे हैं. तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगी.
जब कार्बन चेन के साथ एसोसिएटेड फंक्शनल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो चेन में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको कहते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो चेन में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। विच इफेक्ट? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट produced by those atoms or group of atoms जिसको हम functional groups कहते हैं, those associated with the carbon chain having more electronegativity than that of carbon, जिनको EWGs कहते हैं, electron withdrawing group, they produces negative inductive effect. On the other hand कुछ ऐसे functional group हो सकते हैं जो कार्बन से less electronegative हो सकते हैं, those which are having less electronegativity than that of carbon, when they associate with the carbon chain they have tendency to donate electron pair towards the carbon, मतलब यहां पर bonding electron pair more shifted रहेगी towards the carbon than that of a functional group. तो ये टाइप की इंडक्टिव इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगेन टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स वी आर हैविंग, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? When EWGs, electron withdrawing group, they are associated with a carbon chain in which the electron pair is shifted towards the attacking reagent or towards the functional group, then it is called negative inductive effect. Instead, if the functional group is having less electronegativity, then the bonding electron pair is more attracted towards carbon than that of a functional group, then this produces positive inductive effect. So positive inductive effect are produced by electron donating group. They are called EDGs. What they are known as? EDGs, electron donating group. EWGs, electron withdrawing group. So दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट्स है। इंडक्टिव इफेक्ट्स इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप और टुवर्ड्स द कार्बन चेन। इफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स if electron withdrawing groups are associated, they produces negative inductive effect. If EDGs are associated, electron donating group associated with the carbon chain, they produces positive inductive effect. So we have two different type of inductive effects in form of positive inductive effect and negative inductive effect. This is called electronic displacement. It's a permanent effect. What it is? Permanent effect. Yes. Let's see which functional groups and in which order they can produce negative inductive effect and positive inductive effect. We have NO2, which is electron withdrawing group. Here electron withdrawing group will produce negative inductive effect. Negative inductive effect. Electron withdrawing group minus I effect. NO2 minus is a electron withdrawing group. FCl, Br, I, OCH3, benzyl ring C6H5. ये बेंजीन जो है उसमें से बेंजाइल रेडिकल बनता है। ये बेंजाइल जो है, बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप, इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, दे प्रोड्यूसेस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिनको EDGs कह सकते हैं। EDGs, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये टर्शरी मिथाइल कैटायन है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल है। मतलब ये मिथाइल है, ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी, ये सभी अल्काइल रेडिकल्स है। ये सभी अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपको मेंशन किया है, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए फास्ट एंड फास्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बाद दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने डिस्कस करी, नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज इससे रिलेट कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्ब कैशाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स कार्ब एनाइन स्टेबिलिटी। इवन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम आज इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो यूजफुल है फॉर ड्रिलिंग द डिफरेंट एमसीक्यूज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्ब कैशाइन? A carbon containing positive charge on it is called carb cation. This is carb cation, a carbon containing positive charge over it. कार्ब कैशाइन कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरीके से ब्रेक होते हैं, आइदर बाय होमोलाइटिक फिशन और बाय हेटेरोलाइटिक फिशन। जब कोवेलेंट बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज में जाएंगे, मतलब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स, इट प्रोड्यूसेस कार्ब कैशाइन। यहां पर कार्ब कैशाइन की जो स्टेबिलिटी है ना, इट इज अफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशाइन। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशाइन का, एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर में ये जो है उसको कहते हैं मिथाइल कार्ब कैशाइन। व्हाट इट इज? मिथाइल कार्ब कैशाइन। मिथाइल कार्ब कैशाइन में जो कैटायनिक कार्बन है C+, आप देख सकते हो, जो चार मैंने जैसे कहा था कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको आप कार्ब कैशाइन कहते हैं। ये कार्ब कैशाइन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इट इज ओनली एसोसिएटेड विद 3 हाइड्रोजन्स। दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्ब कैशाइन। हियर द कैटायनिक कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल ग्रुप जो है ना CH3, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, EDGs। आपने देखा था कि EDGs में हमने इसको एग्जांपल लिया था कि EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कीप इन योर माइंड, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्ब कैशाइन के साथ एसोसिएट करेगा तो वो कार्ब कैशाइन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कार्ब कैशाइन की और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है या बढ़ता जाएगा, वो कार्ब कैशाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज दैट मींस जितने मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी ही कार्ब कैशाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये जो कार्ब कैशाइन है उसको मैं कहूंगा प्राइमरी कार्ब कैशाइन। प्राइमरी क्यों? क्योंकि जो कैटायनिक कार्बन है उसके साथ एक कार्बन एसोसिएट किया हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप एसोसिएट किया हुआ है, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्ब कैशाइन। हियर इन दिस केस जो कार्ब कैशाइन है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। कितने? 2, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 CH3s, they are associated with this कार्ब कैशाइन। So here we have 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर कार्बन इंक्रीजेस, दैट मींस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एसोसिएटेड, यहां पे 3 है, देख सकते हो, थ्राइस मतलब 3, मतलब कार्ब कैशाइन की तीन वैलेंसी, मतलब तीन बाकी की जो वैलेंसी है मिथाइल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, EDGs इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी ही कार्ब कैशाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आपने देख यहाँ पर एक हाईलाइटेड एक बॉक्स बनाया मैंने, इसमें स्टेटमेंट लिखा है EDG मींस दोज व्हिच कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात चल रही है, EDGs। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जिनके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशाइन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड, दैट मींस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी कार्ब कैशाइन इज मोस्ट स्टेबल एंड मिथाइल कार्ब कैशाइन इज लीस्ट स्टेबल अमंग द गिवन कार्ब कैशाइन कंपैरिजन। हियर the electron donating group plays significant role in increasing the stability of carb cation. On the other hand, those which are electron withdrawing group, जो electron withdraw करने की tendency रखते हैं, they decreases the stability of carb cation. Decreases the stability for carb cation. Electron withdrawing groups जो negative inductive effect produce करते हैं, those which produce negative inductive effect, they are called electron withdrawing group, and this electron withdrawing group decreases the stability of कार्ब कैशाइन। अगर मैं ये स्टेटमेंट के बेस पर नीचे का एक एग्जांपल है
उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना चाहूं तो भाई मुझे ये 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर ए, बी एंड सी। ये तीनों स्ट्रक्चर में मुझे स्टेबिलिटी को अरेंज करना है, सपोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट स्टेबिलिटी से लोएस्ट स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ना है। सो हाउ कैन वी अरेंज दिस स्ट्रक्चर, हाउ कैन वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस 3 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हमको इसको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ whether electron donating groups or electron withdrawing groups are associated with it or not. Let's see. F, यहां पर कार्बन चेन में एक कार्बन जो है वो कैशायनिक कार्बन है, जिसको मैं कह सकता हूं ये कैशायनिक कार्बन मतलब ये कार्ब कैशायन है। ये कार्ब कैशायन के साथ कुछ कार्बन की डिस्टेंस पर एक F फंक्शनल ग्रुप मतलब फ्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप एसोसिएट किया गया है। फ्लोरीन विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG. Electron withdrawing group, as we discussed, decreases the stability of carbocation. तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लोरीन की प्रेजेंस जो है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां तो फ्लोरीन है, अच्छा यहां फ्लोरीन नहीं है। सी वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओवर हियर, नो वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंस्टेड मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, दैट मींस दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद एसोसिएटेड विद कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन के साथ दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये कंपाउंड की कंपैरिजन में मतलब ए की कंपैरिजन में B is more stable because A contains electron withdrawing group and B is not having electron withdrawing group in it. So B is more stable. That means this carbocation is more stable than this one. Agreed? Okay? Yes. Now compare the third one also. C. C में क्या डिफरेंस है? अच्छा C में भी फ्लोरीन है। हाँ, तो एक बात तो डिसाइड हो गई कि ये दोनों में फ्लोरीन फ्लोरीन मतलब ये दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अगर ये तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, बिकॉज it does not possesses any electron withdrawing group in it, only having electron donating group. Now A and C comparison will discuss. A and C, A और C के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? अच्छा दोनों में फ्लोरीन है, दोनों में फ्लोरीन है ना, यस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो कार्बोकैटायन है ना उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप 2 कार्बन पर सेकेंड कार्बन पर है, जबकि यहां पर कार्बोकैटायन से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थर्ड कार्बन पर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होती जाएगी। कीप इन योर माइंड विद इंक्रीज इन डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई ग्रुप मतलब जो कंपाउंड ए है और कंपाउंड सी है ये दोनों में फ्लोरीन की इफेक्टिवनेस कम कहां होगी? बट ऑब्वियस सी, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन से वो 1 2 तीसरे कार्बन की दूरी पर है, जबकि यहां पर ये कार्बोकैटायन से दूसरे कार्बन की दूरी पर है। मतलब यहां पर फ्लोरीन की जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा होगी और यहां पर फ्लोरीन की इफेक्टिवनेस कम होगी। अच्छा फ्लोरीन की इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? विद इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव फ्लोरीन कौन सी साइड है? यहां। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और डिक्रीज करेगा। मतलब कंपेयर टू ए एंड सी which one is more stable? But obvious C. So the order of the stability is BCA for this of example ABC for the given compounds. जल्दी से कॉपी कर लो बच्चे लोग, ये पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला एप्लीकेशन विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को असाइन मतलब डिस्कस कर सकते हैं या स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जा सकता है in presence of electron donating group and electron withdrawing group, in presence of positive inductive effect and in presence of negative inductive effect. जल्दी से ये कॉपी कर ले दोनों एग्जांपल।
हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया है, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशन। मूविंग फॉरवर्ड इंडक्टिव इफेक्ट के और भी एप्लीकेशन है, जिसमें से कार्ब कैशन का पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस किया हमने। नाउ विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन एनायंस। एज मेंशन, भाई पहले भी कार्ब कैशन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो बट ऑब्वियसली कार्ब एनायन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कार्बन अगेन इट विल प्रोड्यूस बाय हेटेरोलाइटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब हेटेरोलाइटिकली ब्रेक होगा तो कार्ब कैशाइंस या कार्ब एनायंस का फॉर्मेशन करता है। जब होमोलाइटिक फिशन होगा इट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स। बट एट प्रेजेंट वी आर डिस्कसिंग ओनली द कार्ब एनायन स्टेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट। सो मैं वो टॉपिक दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बट एट प्रेजेंट कार्ब एनायंस हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स सी, कार्ब एनायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो बिल्कुल उल्टा है कंपेयर टू दैट ऑफ कार्ब कैशाइन। ये आप देख सकते हो, ये मिथाइल कार्ब एनायन है, मिथाइल, फिर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। देखो प्राइमरी मतलब एनायनिक कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि एनायनिक कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। एनायनिक कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े, दैट्स व्हाई इट इज टर्शरी। सो अगर कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर में डिस्कस करना चाहता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, तो मिथाइल कार्ब एनायन मोस्ट स्टेबल। ऐसा क्यों? एक स्टेटमेंट लिखा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट ऑब्वियसली ना ये CH3 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। This electron donating group decreases the stability of कार्ब एनायन। यहां पर कार्ब कैशाइन से उल्टा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है, दे डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन अपोजिट टू दैट ऑफ कार्ब कैशाइन। हियर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDGs डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशाइन। इसका मतलब यह है कि जिसमें सबसे ज्यादा EDG है, जैसे में इसमें 3 EDG है कंपैरेटिवली, तो वो स्टेबिलिटी सबसे लोएस्ट होगी। सो अगर कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो टर्शरी इज लीस्ट स्टेबल एंड मिथाइल इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कीप इन योर माइंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। फॉर कार्ब कैशाइन व्हाट वी नीड? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, करेक्ट। जिनकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, वो कार्ब कैशाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जिनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। अगर मैं यहां कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि मुझे सेकेंड एग्जांपल के अंदर डिस्कस करना ही है, सो लेट्स सी हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेट्स सी। चलो सवाल फिर से यही है कि मेरे पास 3 स्ट्रक्चर है A, B एंड C, और मुझे इसमें सबसे हाईएस्ट स्टेबल कार्ब एनायन चाहिए। दिस टाइम इट इज एनायन। एनायन क्यों? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने अभी एक स्टेटमेंट यहां पे बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां है? फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, बेंजाइल, these are electron withdrawing groups। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, भाई ये 2 स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोजेस करते हैं, जबकि इसके अंदर तो खाली मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो EDGs जो है ना, दे डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि सबसे लीस्ट स्टेबल ये A, B, C में B भाई है, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जबकि A एंड C बोथ कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कि दोनों तो फ्लोरीन ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा था डिस्टेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। कार्ब एनायन जो है उससे एडिशन कार्बन पर ये फ्लोरीन है, जबकि यहां पर कार्ब एनायन के सेकेंड कार्बन पर फ्लोरीन है। तो जितना एनायनिक कार्बन से फ्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बट ऑब्वियस है ए ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सी, तो सी की स्टेबिलिटी कम है और ए की स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायनिक कार्बन से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है यहां इसकी कंपैरिजन में। सो दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं they will increase the stability of carbanion and electron donating group decreases the stability of
कार्ब एनायन, जल्दी से कॉपी कर लो। कार्ब एनायन का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। पहला कौन सा था? कार्ब कैशन का स्टेबिलिटी। ये दूसरा है कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट। The third application is acidic strength for carboxylic acid. Carboxylic acid as a functional group, COOH as a functional group, possesses acidic character. We know that. How the inductive effect increase or decreases the acidic strength we'll discuss as an application of inductive effect. हम कार्ब कैशन कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से एक टेबल हाईलाइटेड, यहाँ पर एक बॉक्स है। बॉक्स पर ध्यान दिया जाए तो EDGs, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना क्या मतलब? वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस? क्या होता है ये? मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके शुरुआत कर रहा हूँ। ये एसिडिक एसिड है, CH3COOH। इसको इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड के अंदर ये जो COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप है आपका। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। Here CH3 is called methyl group and this methyl group is electron donating group. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, मतलब ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। भाई कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता हूं तो ये जो OH बॉन्ड का क्लीवेज है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब कोई भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इजी प्रोटोनेशन पर डिपेंड करती है। इजी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन। जितना इजीली H+ आयन रिलीज होगा, जितना इजी प्रोटोनेशन होगा, उतना ही बेहतर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं ओवर द कार्बन, अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं करेगा। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डिमांड नहीं करेगा तो ये OH बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इंस्टेड ये जो एग्जांपल है वो फॉर्मिक एसिड का है। क्या है? फॉर्मिक एसिड। यहां पर फॉर्मिक एसिड में ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा, भाई गिव मी द इलेक्ट्रॉन, गिव मी द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहां से भगा देगा। जाओ, हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन बिकम्स ठन गोपाल, H+ आयन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन को प्रोवाइड किए जाएंगे व्हिच प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलेट आयन। व्हाट इट प्रोड्यूसेस? कार्बोक्सिलेट आयन। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफ दे आर प्रेजेंट दे डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और जब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDGs जो है द डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर एसिडिक एसिड जो है इट इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में HCOOH, HCOOH का मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है जिसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होने की वजह से फॉर्मिक एसिड जो है इट इज स्टेबल और इट इज मोर स्ट्रेंथफुल देन दैट ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कंटेन करने वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। कीप इन योर माइंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? सो आउट ऑफ द फॉर्मिक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड व्हिच वन इज मोर एसिडिक? बट ऑब्वियस फॉर्मिक एसिड,
क्योंकि फॉर्मिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है इट इज मोर स्टेबल बिकॉज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओवर इट. नाउ चेक द सेकंड कंपैरिजन. मैं यहां पर ये सेकंड कंपैरिजन देखने का वाला हूं. नंबर 2, मुझे ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल एसिड चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथफुल एसिड चाहिए. व्हिच वन? अब ध्यान देना, ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पर कार्बन है COOH के बाजू में, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में ही है, COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां CH3 है, यहां पर CCl3 है. CCl3 मतलब यहां पर कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है, जबकि यहां पर ये कार्बन की 3 वैलेंसी किसके साथ एसोसिएटेड है? क्लोरीन. अच्छा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, और मैंने मेंशन किया है दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कार्बन COOH कंटेन करता है वही कार्बन के ऊपर क्लोरीन एसोसिएट होने चाहिए. इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड थर्ड कार्बन तक भी प्रोमिनेंट रहती है, आप जानते हो. तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो C के एडजेसेंट कार्बन पर एटम पर है, और ये Cl क्या इंडिकेट करते हैं? दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं. ये कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. कीप इन योर माइंड, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो जितने Cl जुड़े हुए हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, बट ऑब्वियस है एसिडिक एसिड से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. नाउ कंपेयर द थर्ड वन. मुझे ये यहाँ पर भी कंपैरिजन करनी है फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ. जरा चेक करो तो क्या डिफरेंस है सब में. ये भाई सभी तो एसिड COOH है और सभी में हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सभी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है. लेकिन ये तीन विथड्रॉइंग ग्रुप में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, बट ऑब्वियस है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है इनमें? ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन की? फ्लोरीन की. सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लोरीन कंटेनिंग एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन क्लोरीन, और क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ ब्रोमीन कंटेनिंग एसिड. सो मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूं फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ in presence of electron donating group, in presence of electron withdrawing group. Now the fourth comparison we are having, जरा यहाँ ध्यान दिया जाए, सभी में क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन मैंने सभी में डिस्टेंस जो है ना डिफरेंट रखा है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये तीसरे कार्बन पर है, ये दूसरे कार्बन पर है, ये पहले कार्बन पर है. तो जितना वो क्लोज होता जाएगा उतना ही उसका इफेक्ट प्रोमिनेंट बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब COOH के नजदीक में है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो इनका एसिडिक ऑर्डर ये तरीके से होगा. तो बच्चे लोग ये 4 एग्जांपल हमने 4 डिफरेंट कंपैरिजन डिस्कस करी है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट टू डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ. एक और भी है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन, जरा ये दोनों कंपाउंड के अंदर डिस्कशन करें. मैं यहां पर CH2COOH है, यहां पर CH2COOH है, लेकिन इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. This NO2 is electron withdrawing group, and you know that electron withdrawing group increases the acidic strength. तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं जिनकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है, दे विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. कीप इन योर माइंड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट्स द इजी प्रोटोनेशन ऑफ एसिड. जितना इजी प्रोटोनेशन होगा, जितना इजीली H+ आयन का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द एसिड, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द एप्लीकेशन एज अ एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट. जल्दी से ये कॉपी कर लिया जाए. मूविंग फॉरवर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, एमाइन कंपाउंड्स. एमाइन मींस एमोनिया डेरिवेटिव को एमाइंस कहते हैं. NH3 अमोनिया,
अमोनिया के बारे में तो सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है टू डोनेट एंड वी हैव 3 हाइड्रोजन्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन। अमोनिया के स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अमोनिया को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज बनाती है और इसीलिए इसको हम लुईस बेस कहते हैं। अमोनिया एज अ लुईस बेस बिकॉज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है उतना ही प्रोटॉन एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही बेहतर होगी। तो कोई भी सब्सटेंस जितना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सी फॉर एसिड प्रोटोनेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटोनेशन मतलब रिलीज ऑफ H+ आयन। फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ हाउ इजीली it acquires the proton, how easily it accepts the H+ ion, on that basis उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड किया जाता है। अब हम यहां पर एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंडेंट है। हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया एंड इट्स अमाइन कंपाउंड्स और इट्स डेरिवेटिव्स। अगर मैं एयर की बात करूं, एयर के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन कंपाउंड्स क्या होगी, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये टर्शरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है और ये अमोनिया है। अमोनिया, ये अमोनिया में नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और इसीलिए इसको एमोनिया कहेंगे। जब एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके बदले एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एनी अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप एसोसिएट करेगा जब नाइट्रोजन के साथ तो उसको मैं प्राइमरी एमाइन कहूंगा, NH2 को। अच्छा NH मतलब 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी, अगर 3 अल्काइल ग्रुप होंगे तो टर्शरी। अच्छा ये अल्काइल ग्रुप्स मतलब मिथाइल इथाइल ग्रुप, व्हाट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंसेस, EDGs। EDG, and these EDGs will increase the basic character of amines. Clear? EDG increases the basic character of amine. EDG means जो positive inductive effect produce करते हैं, they will increase basic strength. They will increase basic strength. Increases. See, acidic strength को कौन increase करता था? Negative inductive effect मतलब electron withdrawing group. तो basic strength को कौन increase करेगा? Electron donating group जो electron donating tendency रखते हैं। तो एमोनिया की कंपैरिजन में प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी, सेकेंडरी की कंपैरिजन में टर्शरी एमाइन जो है इट हैज मोर बेसिक कैरेक्टर, उसका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो है ना वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर कोई सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, और वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक मतलब जिसमें H+ आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर 2 डिफरेंट कैरेक्टर या 2 डिफरेंट ट्रेंड है फॉर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। मैंने यहां कहा कि ये R मतलब अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है। तो मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन का बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है इट इज डिफरेंट। ये आपको एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पूरा एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, लेकिन एट प्रेजेंट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एज अ कॉम्पिटिटिव वर्जन। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो ट्रेंड है ये ट्रेंड क्या कहता है, तो जब मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन का मतलब जब एमोनिया में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, तो उसके अंदर बेसिक ऑर्डर जो है वो क्या होगा, तो बेसिक ऑर्डर इज सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। सी एकदम डिफरेंट ऑर्डर है। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके साथ साथ जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट की भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन में और इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, मिथाइल मतलब CH3, CH3 के बदले अगर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन होगा तो ऑर्डर डिफरेंट है, विच इज सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। तो मैंने एक नंबर बना लिया है 213, 231 याद रखने के लिए, 213, 231 फॉर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। मिथाइल, मिथाइल मतलब छोटा ग्रुप, इथाइल मतलब बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप तो बड़ा नंबर 231 बड़ा है,
और 213 छोटा है। सो अगर आपको याद रखना है, फॉर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज 213। 213 मतलब सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सेकेंडरी एमाइन की, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। जबकि इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन में, किसमें? इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, उसमें 231 है, मतलब सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी की है, फिर टर्शरी की है, एंड देन वी हैव प्राइमरी फॉर अ बेसिक स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? सो ये है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चे लोग, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो हमने डिस्कस किया। इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो परमानेंट इफेक्ट है। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये दोनों इफेक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंडेंट है। ईडीजीज एंड ईडब्ल्यूजीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड उनके एप्लीकेशन में हमने 4 एप्लीकेशन डिस्कस किए। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैशन। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। नंबर 3, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड नंबर 4, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। ये 4 ऐसे एप्लीकेशन है जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम शो कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये उसके मैकेनिज्म, ये उसके कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से याद रखें और एंजॉय करें फॉर सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये टॉपिक आज यहाँ तक काफी है। हम लोग नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।